हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में बच्चों आपने जल और महासागरीय जल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में देखते हैं महासागरों की जल में होने वाली गतिविधियां। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। ये चित्र देख रहे हैं किस प्रकार से समुद्र में तरंगें ऊंची उठती हैं। तरंगें अर्थात लहरें जो है समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिसकी आवाज़ बहुत ही भयानक भी होती है और सुरीली भी होती है। जब वह समुद्र की लहरें छोटी होती हैं तो उसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है, लेकिन जैसे जैसे ये समुद्र की लहरें बड़ी होती जाती इनमें आवाज़ भी भयानक और बड़ी होती जाती है, जो डरावनी भी लगती है। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाता है तो क्या होगा? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंगें कहते हैं। समुद्र किनारे जब पानी जब ऊपर उठता है और नीचे गिरता है तो लगातार एक लहर सी दिखाई देती है और इसे ही तरंग कहा जाता है। बॉल अगर हम इसमें डालते हैं तो देखते हैं लहरों के साथ बॉल जो है ऊपर नीचे गति करती रहती है और थोड़ी देर बाद वह तरंगों के साथ ही लहरों के साथ ही समुद्र के किनारे तक आ जाती है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे की से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। जैसे जैसे हवाएं चलती हैं, हवाओं के द्वारा ही पानी जो है ऊपर नीचे होता रहता है, आगे बढ़ता है, लहर उठती है और पानी भी उसके साथ ही उठता है और गिरता है। वायु यदि सामान्य गति से बहेगी तो लहरें भी सामान्य ही ऊंचाई तक उठेंगी, लेकिन जैसे जैसे वायु जो है विशाल तेज होती जाएगी या तूफान की का रूप धारण कर लेगी हवाएं, वैसे ही उसमें समुद्र में विशाल और बड़ी बड़ी तरंगें उठने लगती हैं। जैसे भूकंप है, समुद्र के अंदर भूकंप आता है या ज्वालामुखी फूटता है या भूस्खलन होता है। ऐसी स्थिति में विशाल तरंगें जो हैं, बड़ी बड़ी तरंगें जो हैं समुद्र में उठती हैं। इससे अत्यधिक विनाश होता है। आसपास के तटीय क्षेत्रों में बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। जब ये भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन वगैरह होता है, इसके कारण महासागरीय जल जो है अत्यधिक विस्थापित होता है और अत्यधिक उसकी जगह जो है खाली होती है और उसको भरने के लिए तेजी से और हवा और पानी जो है उस खाली स्थान को भरने के लिए आता है और तेज आवाज़ें उत्पन्न करता है। अभी तक और इस प्रकार की स्थिति को सुनामी भी कहते हैं। सुनामी की लहर जो है अब तक जब देखी गई है वह 150 मीटर ऊंची देखी गई है, जो कि 2004 में आई थी। और यह सुनामी जो है 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती थी और समुद्र का पानी भी जो है बाहर तक आता था। कई बार यह पानी जो है सुनामी के कारण जब तेज गति से हवाएं चलती हैं और समुद्र का जो पानी है
समुद्र का जो पानी है तेज गति से ऊपर उठता है और अपने आसपास के इलाकों को, तटीय क्षेत्रों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। 2004 में जो सुनामी आई थी भारतीय तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था, जो कि 150 मीटर की ऊंचाई तक नापा गया था और यह तरंगे जो हैं 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई थी। लहरें जो उठी थी समुद्र में 15 मीटर ऊंची थी और इनकी जो रफ्तार थी वह 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। इस कारण तटीय क्षेत्रों में इसकी वजह से अत्यधिक नुकसान का सामना करना पड़ा था, जिसमें और इसके विनाश का एक सबसे पहला बात देखते हैं कि सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट नाम का एक स्थान था, जो कि भारत का अंतिम छोर था। वह पूरी तरह से समुद्र में डूब गया था, इंदिरा पॉइंट जो था समुद्र का, भारत का आखिरी छोर है, जहाँ पर भारत की सीमा समाप्त होती है। इंदिरा पॉइंट यह सुनामी के कारण पूरी तरह से डूब गया था। सुनामी में आने की वजह से आसपास के इलाकों के जो खेत हैं, मकान हैं, पेड़ पौधे, बिजली के खंभे, टेलीफोन की वायर सब टूट जाती हैं, मकान टूट जाते हैं। लोग यदि सावधानी न बरते जाए तो इसमें जन और धन दोनों की अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी का तांडव है सुनामी। अगर पृथ्वी पर अगर हम देखें सुनामी की वजह से, इसका दृश्य मैंने देखा था बंगाल की खाड़ी में जब तूफान आया था और उसकी वजह से उसके आसपास के सभी क्षेत्र जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। हालांकि समय के साथ साथ उसमें बदलाव भी आया, अब लोगों के जीवन सामान्य भी हो चला है, लेकिन कुछ समय पश्चात लोगों का जीवन सामान्य हो भी जाता है, लेकिन उसका असर जो है लंबे समय तक प्राकृतिक रूप में दिखता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का नमकीन पानी यदि खेतों में चला जाता है तो खेतों की जमीन जो है बंजर हो जाती है, उसमें किसी भी प्रकार का फसल नहीं उगाई जा सकती, पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते जब तक कि उसमें नमक की मात्रा को समाप्त नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बहुत सा नुकसान हम देखते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ज्वार और भाटा। ज्वार भाटा क्या है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है तो एवं तट के पीछे चला जाता है, उसे भाटा कहते हैं। समुद्र के में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं दिन में 2 बार, यह निश्चित रूप से नियम से आता है। ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और वह उसे ज्वार कहते हैं। जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं उसे ज्वार कहते हैं। और जब यह पानी अपने आप अपने पीछे चला जाता है, अपने समुद्र की सीमा के अंदर चला जाता है, उसे भाटा कहते हैं। समुद्र में जब ज्वार आता है तब यह ज्वार का जो जल है वह इतना ऊंचा उठता है जिससे कि समुद्र के तटीय इलाकों में पूरा पानी आ जाता है और भाटा में पानी जो है तट के पीछे तक चला जाता है। सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है और उसे ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा जो है दिन में 2 बार नियम से आता है। इसके पश्चात देते हैं चंद्रमा। ज्वार भाटा आने के कुछ कारण भी होते हैं। वृहद ज्वार और लघु ज्वार 2 प्रकार के ज्वार होते हैं।
सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में आते हैं। इस समय उस सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। जब पृथ्वी में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में आते हैं तब बड़े बड़े ज्वार उठते हैं, तब वृहद ज्वार आते हैं और बाकी दिनों में लघु ज्वार आते। पर ज्वार और भाटे होने का नियम जो है प्रतिदिन होते हैं। यह नियम से तय है कि प्रतिदिन ज्वार और भाटा आएगा। पृथ्वी और चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह बल पानी को अपनी ओर आकर्षित करता, खींचता है। इस कारण जो है वृहद ज्वार आते हैं पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्दश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आते हैं। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण का बल विपरीत दिशाओं में लगेगा तो लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं, अर्थात उनका जो ऊंचाई है लहरों की वह कम होती है। और जब गुरुत्वाकर्षण बल जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होती है तब उनमें गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति अधिक होती है। इस कारण जो है वृहद ज्वार आते हैं, बड़े बड़े ज्वार उठते हैं, बड़ी लहरें उठती हैं जिसे ज्वार कहा जाता है। और जब इनकी गुरुत्वाकर्षण की बल जो है वह विपरीत दिशाओं से लगता है तब लघु ज्वार आते हैं, निम्न स्तर के ज्वार आते हैं। इनके लहरों की ऊंचाई जो है कम होती है। उच्च ज्वार नौका संचालन में सहायक होता है। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इनके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाइयों के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थान पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। ज्वार भाटा जो है नौ संचालन अर्थात नाव चलाने में सहायक होता है। जल स्तर की तट से ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जल स्तर को जो है नाव को बिना कठिनाई के तट के किनारों तक अर्थात समुद्र के किनारों तक पहुंचा देते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायता करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही वृहद ज्वार जो है मछली पकड़ने में भी सहायता पहुंचाते हैं, क्योंकि उच्च ज्वार जो है उच्च ज्वार के कारण मछलियां जो हैं वह किनारों पर आ जाती हैं, जिससे कि मछुआरों को मछली पकड़ने में सहायता होती है। उच्च ज्वार के कारण मछलियां जो हैं अनेक मछलियां जो हैं तटों पर आ जाती हैं। इसके फल से मछुआरे उन्हें बिना कठिनाई के पकड़ लेते हैं। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से होने के वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। आपने इसी पुस्तक में आगे वाले पार्ट में पढ़ा था, ज्वार भाटा से बिजली का उत्पादन, विद्युत उत्पादन में ज्वार भाटा जो है मदद करता है। इस प्रकार ज्वार भाटे के कारण कुछ नुकसान तो होते हैं परंतु कुछ फायदे भी होते हैं। इसके साथ ही देखते हैं ज्वार महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा से महासागरों की सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी दोनों हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं उष्णकटिबंधीय एवं निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जल धाराएं होती है। महासागरों के अंदर ही अंदर कुछ धाराएं अर्थात लहरें उठती रहती हैं।
पानी कभी भी शांत नहीं रहता है। ऊपर से भले पानी शांत दिखता हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसके लहर उठती रहती है, और इसे ही धाराएं कहते हैं। महासागर के अंदर उठने वाली लहरों को धाराएं कहते हैं। धाराएं जो है, महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म धारा और ठंडी धारा। जो धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, वे धाराएं जो है गर्म धाराएं होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास सूर्य जो है वह सीधा चमकता है, वहां पर गर्मी अधिक पड़ती है। इस कारण यहाँ पर कि गर्म जलधाराएं ही उत्पन्न होती हैं। एवं उष्णकटिबंधीय और निम्न अक्षांशों की ओर, उष्णकटिबंधीय यानी ठंडे स्थानों की ओर यह धाराएं बहती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धारा जो है वह ठंडी जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित कर सकती हैं। ये महासागरीय धाराएं जो है जहां भी बहती हैं उस क्षेत्र के वातावरण को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे गर्म जलधाराएं यदि शीत प्रदेशों में बहेंगी तो वहां के तापमान को बढ़ा देती हैं, और यदि गर्म स्थानों की ओर बहेंगे तो वहां के जलवायु को और अधिक गर्म कर देती हैं। इसी प्रकार स्थल की सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जहां भी ये प्रवाहित होंगी वहां गर्म धारा की वजह से वातावरण गर्म हो जाएगा, और ठंडी धारा की वजह से वातावरण ठंडा हो जाएगा। किंतु वर्ष भर में जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां पर गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों ही मिलती है, और दोनों के मिलने के कारण वहां का तापमान बहुत ही सामान्य हो जाता है, और वहां पर कोहरा अधिक छाया रहता है। और यह स्थिति जो है मछली पालन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर दोनों जलधाराएं जहां मिलेंगी वहां का वातावरण, वहां के पानी का जो तापमान है वह बहुत ही सामान्य होता है। इस वजह से यह मछली पालन के लिए सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। विश्व भर में वह स्थान सर्वोत्तम मत्स्य पालन क्षेत्र के रूप में माना जाता है। जापान के आसपास और अमेरिका के पूर्वी तट पर इस प्रकार के स्थान हैं जहां पर मत्स्य पालन इस वजह से अधिक किया जाता है। गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है, कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। कोहरे के कारण नाव चलाने वाले लोगों को तकलीफ होती है, इसीलिए कोहरे के कारण वे समुद्र के अंदर नाव नहीं ले जाते हैं। कोहरे के कारण ही ट्रेनों का भी समय परिवर्तित हो जाता है। ट्रेनें लेट से चलती हैं। जहां जहां अत्यधिक ठंड पड़ती, जैसे दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, ऐसे स्थानों में ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण वहाँ कोहरा अधिक छाया रहता है। कोहरे के कारण वहाँ पर लोगों को रेल की पटरी नहीं दिखती है। इस कारण वहाँ पर ट्रेनें समय से न चल सकती है, न पहुंच सकती है। इसे ऐसी ही स्थिति वायुयान उड़ाने में भी होती है, हवाई जहाज उड़ाने में भी होती है। कोहरे के कारण रनवे नहीं दिखता है, तो वहां पर जो जहाज है, हवाई जहाज है, वह उड़ाने में तकलीफ होती है। ठीक इसी प्रकार समुद्र में जहां कोहरा रहेगा वहां पर नाव चलाने में भी तकलीफ होती है, क्योंकि सामने का रास्ता दिखाई नहीं देता है। इस कारण वहां पर नाव चलाने में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार बच्चों यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय।